हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और पवन के टेक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो तो आपको हमेशा जानने की उत्सुकता होगी कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट द्वारा ब्याज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ईपीएफओ की ब्याज को लेकर ईपीएफओ विभाग द्वारा क्या क्या नियम बनाए गए और किसके अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट किया जाएगा और किसके अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए ईपीएफओ विभाग द्वारा इंटरेस्ट रेट को कुछ समय पूर्व डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि 8.15% है। और दोस्तों, जुलाई में भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद अब पीएफ पासबुक में ब्याज का पैसा क्रेडिट होने लग गया है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि पीएफ पासबुक में ब्याज का पैसा किस जगह दिखाया जाता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और जानेंगे कि ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, ईपीएफओ विभाग द्वारा पीएफ इंटरेस्ट को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसको समझने के लिए हम एक पीडीएफ को खोलेंगे और जानेंगे पीएफ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं पीडीएफ पर। दोस्तों, हमारे आगे पीडीएफ खुलकर आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। इसको समझने से पूर्व दोस्तों कुछ बातें समझ लें। ईपीएफओ के अनुसार किसी भी कर्मचारी की बेसिक पे और डीए का 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में 12% का योगदान दिया जाता है। कंपनी वाले कंट्रीब्यूशन में से जो 3.67% पैसा रहता है वो ईपीएफ खाते में क्रेडिट होता है और 8.33% पैसा पेंशन स्कीम में चला जाता है। जो पैसा पेंशन स्कीम में चला जाता है उस पर ईपीएफओ द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। दोस्तों, उस पर ब्याज लास्ट में दिया जाता है, जब आपकी अगर सेवानिवृत्ति हो जाती है या फुल सेटलमेंट चाहते हो उस समय ब्याज दिया जाता है। लेकिन एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय के शेयर पर कंपनी हर साल ब्याज देती है, जो कि ईपीएफओ के विभाग सीबीटी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जाता है। उसके बाद पीएफ अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट कर दिया जाता है साल के अंत में। दोस्तों, ब्याज को कैसे कैलकुलेट करते हैं जानते हैं। ब्याज की गणना मासिक चलन शेष राशि के आधार पर की जाती है। चालू वर्ष की अंतिम तारीख की समापन शेष से चालू वर्ष में लिए गए वापसी की राशि को घटाकर शेष राशि पर 12 महीने के लिए ब्याज मिलता है। दोस्तों, जो भी हम साल में पैसा जमा करते हैं और जो विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ वाले पैसे को घटाकर उसमें से 12 महीने के लिए हमें ब्याज मिलता है। चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकम पर वर्ष की शुरुआत में से लेकर निकासी के माह से पूर्व माह की अंतिम तिथि तक। दोस्तों, हमारी ईपीएफओ की फाइनेंशियल ईयर मार्च से स्टार्ट होती है और फरवरी में खत्म होती है। अगर हम पैसा बीच में विड्रॉ कराते हैं तो उसके 1 महीने तक उस पैसे पर हमें ब्याज मिलता है और जिस महीने में रकम निकालते हैं उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। चालू वर्ष के दौरान जमा किए गए अंशदानों की मात्रा पर दोस्तों, जो भी हम करंट फाइनेंशियल ईयर रहती है जो हमारी चल रही है उसमें जो भी हम पैसा जमा करते हैं उसके अगले माह से हमें ब्याज मिलना चालू हो जाता है। दोस्तों, एक बार किसी भी वित्तीय वर्ष में लिए गए ब्याज दर अधिसूचित होने के बाद और चालू वर्ष समाप्त होने पर ब्याज की गणना की जाती है। जैसे अगर कोई दोस्तों फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गई है और उसकी ब्याज दर डिक्लेयर कर दी गई है, उस पर ब्याज की गणना की जाती है। वर्ष के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को शेष राशि को जोड़कर उस राशि को ब्याज दर अपॉन 1200 से गुना कर ब्याज की राशि निकाली जाती है। दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा एक फॉर्मूला बनाया गया है जो कि एम्प्लॉय शेयर पर काम करता है और एम्प्लॉयर शेयर पर काम करता है, जिसमें ब्याज दर अपॉन 1200 का गुणा कर देते हैं। दोस्तों, जो भी राशि हमारी जमा की जाती है, जो कि मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा। अंतिम निपटान लेने वाले सदस्य के मामले में इस नियम के अनुसार गणना की गई ब्याज उसकी निपटान राशि में जोड़ी जाती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति फुल सेटलमेंट कराता है तो उस समय उसकी जो ब्याज की गणना रहती है लास्ट ईयर की जो ब्याज रहती है उसके अकॉर्डिंग उसको दे दी जाती है। नोट, ब्याज की गणना कर्मचारी अंशदान और नियोक्ता अंशदान पर अलग अलग की जाती है। दोस्तों, जो भी ईपीएफओ द्वारा ब्याज दी जाती है वो एम्प्लॉयर शेयर पर दी जाती है, पेंशन के शेयर पर नहीं जाती, क्योंकि इसमें बता रहा है जो कि पेंशन और अथवा निकासी गणना औसत वेतन तथा सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। पेंशन के केस में अंतिम निपटान के दौरान दोस्तों अगर कोई आदमी फुल सेटलमेंट कराता है तो उसको किस तरीके की ब्याज दर मिलती है और क्या रहता है, इसका कहने का मतलब है यदि कोई सदस्य अंतिम निपटान ले रहा है और उस तिथि तक वर्ष में लिए गए ब्याज दर अधिसूचन नहीं की गई है तो उस सदस्य के पूर्व के ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन बाद में ब्याज दर अलग घोषित होने पर राशि में बदलाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर कोई आदमी फाइनेंशियल ईयर के बीच में पैसा विड्रॉ करा रहा है और उस साल की ब्याज दर डिक्लेयर नहीं की गई है तो उसको लास्ट ईयर की ब्याज मिल जाएगी, और अगर ब्याज बढ़ के मिलती है तो भी कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता, और अगर उसको कम मिलती है तो उसमें चेंजेस वगैरह नहीं किए जा सकते हैं। निष्क्रिय खातों में ब्याज, किसी सदस्य के खाते के निष्क्रिय हो जाने के बाद की तिथि से उस पर ब्याज देनी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका की उपकंडिका 6 के अनुसार खाते निष्क्रिय माने जाते हैं, जो कि दोस्तों सेक्शन 72 के तहत सब सेक्शन 6 में बताया गया है कि कौन से खातों को एक्टिव करना है, कौन से खातों को इनएक्टिव करना है और किस खाते में ब्याज को क्रेडिट करना है और किस खातों में ब्याज को क्रेडिट नहीं किया जाना, जो कि नीचे डिटेल बता रहा है। यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होता है तो उसका खाता इनएक्टिव हो जाता है। स्थायी रूप से अगर कोई आदमी फॉरेनर चला जाता है, विदेश चला जाता है तो उसका खाता इनएक्टिव हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में
खाता इनएक्टिव हो जाता है, राशि दी हो गई है और अगले 36 महीने में निपटान का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, उस दिनांक से खाता निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों अगर किसी का कोई अकाउंट है पीएफ अकाउंट और उसमें 36 मंथ से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, ना कंट्रीब्यूशन सबमिट हुआ, ना कंट्रीब्यूशन में से कुछ निकाला गया है, तो ऐसे केसेस में ईपीएफओ विभाग द्वारा उस खाते को इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है। और नीचे बता रहा है जब एक बार कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है तो उस स्थिति से ब्याज देय नहीं होता, इसलिए जो सदस्य 55 वर्ष की उम्र से पहले जॉब छोड़ चुके हैं वो 28 की उम्र तक फाइनल सेटलमेंट का दावा क्लेम कर दें। 55 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को अगले 3 वर्ष के भीतर अंतिम निपटान का दावा दाखिल कर देना चाहिए। और जो स्थायी रूप से विदेश के लिए चले गए उन लोगों को भी अंडर 3 इयर्स के तहत फाइनल सेटलमेंट के लिए क्लेम अप्लाई कर देना चाहिए। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो बेनिफिशियरी रहते हैं वो अगर 3 साल के बीच में सेटलमेंट नहीं कराते तो उसके बाद उनको ब्याज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट पर और समझते हैं उधार से किस तरीके से ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ब्याज की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है आपको एक नीचे उदाहरण दिया गया है। दोस्तों आप इसको एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पर अलग अलग करके देख सकते हो, जो कि इस तरीके से आप एक शीट बना लोगे और आप करके देखोगे तो आप समझ जाओगे किस तरीके से ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों शीट दी गई है, उसमें बताया गया है कि मंथ्स कंट्रीब्यूशन, विथड्रॉल, इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को शो किया जा रहा है, जिस तरीके से पासबुक में ऊपर ओपनिंग बैलेंस रहता है। और दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मार्च से लेकर फेब तक होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें बीच में से ऐड हुआ है या जुलाई, अगस्त, सितंबर कहीं से ऐड हुआ है तो ऊपर की वैल्यू जून शून्य हो जाएंगी और नीचे की वैल्यू दिखाई जाएंगी। और जिस मंथ में कंट्रीब्यूशन सबमिट होगा दोस्तों उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है 1,12,345 रुपए, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद उदाहरण के तौर पर मार्च में हमने 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया तो जो इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस हो जाएगा जिस पर हमें ब्याज मिलेगी दोस्तों वो 1,12,345 रुपए हो जाएगा। और ऐसे ही अप्रैल में 100 रुपए कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो 1,12,445 रुपए हो जाएगा। मई में दोस्तों इसमें दिखा रहा है कि हमने कंट्रीब्यूशन 100 रुपए किया है और विड्रॉल 25,000 रुपए का किया है, तो इस जगह 87,545 रुपए बैलेंस रह गया है। इस तरीके से दोस्तों आप सीट को देख सकते हैं और आप फेब में जाके देखोगे जितना भी क्रेडिट किया गया है और जितना विड्रॉ किया गया है उसके अनुसार इस जगह बता रहा है 88,445, जो कि इस जगह दिखा रहा है। अब कैलकुलेशन के लिए चलते हैं दोस्तों। माना कि ब्याज दर 8.65 है, लेकिन हमारे केसेस में दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 चल रही है उसमें 8.15 को डिक्लेयर किया गया है, तो इस जगह आप 8.65 की जगह 8.15 मान के चलें। ब्याज के लिए राशि मासिक अंत शेष का योग, जो कि दोस्तों पहली लाइन में बता रहा था कि जो भी ब्याज का चलन रहता है वो मासिक अंत का जो शेष रहता है उस पर दिया जाता है। दोस्तों इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस को ऐड करने के बावजूद हमारी इस जगह राशि आ रही है 11,04,740। और जो ब्याज की राशि को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो नीचे दिखा रहा है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बराबर जो भी हमारी मासिक अंत शेष का योग आया है उसमें 8.65 दिखाया जा रहा है। दोस्तों इस जगह आप 8.15 कर लें और अपॉन 1200 से डिवाइड करोगे तो ये आपकी इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप नीचे देख सकते हो। दोस्तों इस जगह दिखा रहा है 7963.33 7,963.33 रुपए। तो दोस्तों ईपीएफओ द्वारा इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर 0.50 से कम है तो उसको हटा देते हैं, अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसमें 1 रुपया ऐड कर देते हैं। इस प्रकार बस वर्ष के अंत में शेष जो निकल कर आता है उसमें आपकी जो प्रारंभिक शेष है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखाया जाता है, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसको ऐड करते हैं और जो आपने विड्रॉ किया है उसको डिडक्ट कर देते हैं और जो आपके इंटरेस्ट आया है उसको ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस तरीके से होगा। जो राशि हमारी ओपनिंग बैलेंस थी उसको ऐड कर लेंगे और जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है पूरे महीने उसको ऐड कर लेंगे और जो हमने विड्रॉ किया है जो कि एक ही विड्रॉल दिखाया गया है उसको डिडक्ट कर देंगे और जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो इस जगह दिखाया जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,12,345 हो जाएगा और इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस 96,508 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और समझते हैं 2022 और 23 के लिए हमारे अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट किया गया है नहीं किया गया उसको समझते हैं। दोस्तों पीएफ की ब्याज हमारे खाते में आई है या नहीं आई है इसको जानने के लिए हम गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारे आगे ईपीएफओ इंडिया का जो पासबुक का पेज है और क्लेम स्टेटस जिसमें दिखाया जा रहा है वो पेज ओपन होकर आ चुका है। दोस्तों इस जगह में अपना यूएन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड फिल करके साइन इन करेंगे। तो दोस्तों डाटा डालकर हम साइन इन करते हैं। दोस्तों हमने डाटा फिल कर दिया है, अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने से पूर्व दोस्तों हम जानते हैं कि ईपीएफ अकाउंट बैलेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं और स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो हमें नीचे नंबर दिखाया जा रहा है सेंडिंग एन एसएमएस ऑन, इस नंबर पर अगर हम एसएमएस डालेंगे, अगर हमारी केवाईसी पूरी है और हमारा यूएन नंबर एक्टिव है तो हमें बैलेंस देख पाएंगे। गिव ए मिस्ड कॉल ऑन, ये जो नंबर दिखाया जा रहा है अगर हम इस नंबर पर अपने
आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर मिस कॉल मारेंगे तो दोस्तों हमारे पर ईपीएफ अकाउंट बैलेंस और स्टेटमेंट चेक की डिटेल आ जाएगी। और दोस्तों हम उमंग ऐप के माध्यम से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और हम दोस्तों ईपीएफओ पोर्टल के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमने ईपीएफओ की वेबसाइट पर डाटा फिल कर लिया है। अब चलो दोस्तों साइन इन करते हैं। दोस्तों हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया और पासबुक का होम पेज खुलकर आ चुका है दोस्तों, जिसमें मेंबर वाइज कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं और जो हमारा कितना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी है वो डिटेल दिखाई जा रही है और जो भी एस्टेब्लिशमेंट डिटेल दिखाई जा रही है कि मतलब हम किस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं और कब कब हमने सर्विस की है। दोस्तों ईपीएफओ पासबुक से रिलेटेड मेरे चैनल पर एक वीडियो डली है, आप उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको डीपली समझाया है। दोस्तों ज़्यादा जानने के लिए हम मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इस जगह पासबुक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और हमारे आगे पासबुक दिखाई जा रही है। दोस्तों पासबुक देखने के लिए हम सेलेक्ट मेंबर आईडी, जो कि मेंबर आईडियाँ दिखाई गई हैं, इस पर आप क्लिक करके ब्याज का पैसा देख सकते हो कि किस अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट किया गया और किस अकाउंट में ब्याज को क्रेडिट नहीं किया गया। दोस्तों हम इस जगह इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पासबुक ओवरव्यू बता रहा है कि टोटल बैलेंस क्या है, ये इस जगह डिटेल दी जा रही है और ग्राफ के द्वारा इस जगह शो किया जा रहा है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, और जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है साल के लिए वो इस जगह ब्लैक में दिखा रहा है दोस्तों। और हमारे आगे पासबुक आ गई है जो कि 2023 के बारे में डिटेल दे रही है। हम दोस्तों 2022 पर क्लिक करेंगे। इस जगह दोस्तों आप देख पा रहे होगे हमारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ मार्च से लेकर सितंबर तक कंट्रीब्यूशन किया गया है और शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा ऊपर शो किया जा रहा है और नीचे क्लोजिंग बैलेंस को इस जगह शो कर रहे हैं। और दोस्तों जो हमें ब्याज मिली है इंटरेस्ट गिवन अगेंस्ट क्लेम, उसमें इस जगह ब्याज दिखा रहा है कि हमें इस वाले कॉलम पे एम्प्लॉय शेयर पर इतनी ब्याज मिली है और एम्प्लॉयर शेयर पर इतनी ब्याज मिली है। दोस्तों इसकी पासबुक को हमने पहले डाउनलोड कर लिया था, पासबुक के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हमारे आगे पासबुक आ चुकी है, जिसको कि पासबुक में आपको ऊपर एस्टेब्लिशमेंट आईडी और नेम दिखाया जा रहा है, मेंबर आईडी नेम दिखाया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ और यूएन दिखाई जा रही है। और दोस्तों इस जगह लिखा हुआ है ईपीएफ पासबुक फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दोस्तों जब ब्याज को क्रेडिट नहीं किया गया था उस समय हमने पीडीएफ को डाउनलोड किया था। इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट डिटेल एनए। दोस्तों इस जगह इंटरेस्ट डिटेल नॉट अवेलेबल है और इस जगह कोई भी डिटेल दिखाई नहीं जा रही है। और जो दोस्तों हमारा एस्टेब्लिशमेंट आईडी है शार्लॉक सर्विसेज है, इसको आप देख सकते हो और इसमें कहीं इंटरेस्ट डिटेल नहीं दिखाई जा रही है। दोस्तों हमारे द्वारा अब नई पासबुक जब डाउनलोड की जाती है तो उसमें इंटरेस्ट डिटेल को शो किया जा रहा है। तो दोस्तों हम नई पासबुक को शो करके नई पासबुक को डाउनलोड करके दिखाते हैं कि इस जगह इस कॉलम में इंटरेस्ट डिटेल एनए की जगह कुछ डाटा फिल होकर आएगा और जो कि एम्प्लॉई बैलेंस और एम्प्लॉयर बैलेंस वाले कॉलम में शो किया जाएगा। तो दोस्तों हम पासबुक को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं कि हमें कितनी ब्याज मिली और कितनी ब्याज नहीं मिली है। दोस्तों पासबुक को डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और इस जगह डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों अभी मैंने जो पासबुक आपको दिखाई थी शार्लॉक सर्विसेज, वही पासबुक हमारे आगे आ चुकी है और आप उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मैच करा सकते हो। और इसमें दिखा रहा है कि इंटरेस्ट गिवन अगेंस्ट क्लेम आईडी, और जो क्लेम आईडी दिखाई जा रही है दोस्तों उसके आगे ये ब्याज हमें दिखाई जा रही है दोस्तों कि हमारे अकाउंट में ब्याज को एडिट कर दिया गया है, जो कि कुछ समय पूर्व दोस्तों जब ईपीएफओ ने डिक्लेयर नहीं की थी और अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रही थी तो उस समय कुछ सी के अकाउंट में ब्याज को नहीं दिखाया जा रहा था। और इसमें जो ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर पर किया जाता है। पेंशन शेयर वाले कॉलम को आप देख पा रहे होगे, इस जगह कोई भी ब्याज को नहीं दिखाया गया है। जो इस तरीके से दोस्तों आप सेलेक्ट मेंबर आईडी पर क्लिक करके किसी भी मेंबर आईडी में 2022-23 के लिए ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, जो कि ईपीएफओ विभाग द्वारा कम से कम 6 करोड़ लोगों को यह सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ईपीएफओ विभाग द्वारा हमारे जमा किए गए पैसों पर ब्याज की गणना की जाती है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ द्वारा जो ब्याज दर डिक्लेयर की थी उसके अनुसार हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों अगर क्रेडिट नहीं हुआ है तो ये ब्रांच ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ समय में आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मेरे द्वारा जो बताया गया है वही तरीका यूज करके आप देख सकते हो कि आपके खाते में ब्याज का पैसा आया है नहीं आया, जो कि आप मेंबर आईडियां चेंज कर करके देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में घंटी वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईपीएफओ, ईएसआईसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।